कुसुम अपने कमरे में लेटी होती है। तभी उसकी सबसे छोटी ननंद कीर्ति उसके पास आती है। भाभी, बाहर हॉल में निर्मला आंटी आई है, आपको पूछ रही है। तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो किस काम से आई है? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं पूछा। उन्होंने आते ही बस इतना बोला कि आपसे कुछ जरूरी काम है, आपको जल्दी से बुला दूं। निर्मला आंटी को भी चैन नहीं है, जब मर्जी तब आ जाती है। इनके आने का कोई टाइम नहीं है। उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। कीर्ति कमरे से चली जाती है और निर्मला को हॉल में बिठाकर उसके लिए चाय पानी लेकर आती है। कुछ देर बाद कुसुम वहाँ आती है और कीर्ति वहाँ से चली जाती है। नमस्ते आंटी जी, और बताइए कैसा आना हुआ आपका यहाँ? बहू, आई तो मैं यहाँ तेरे काम से ही हूँ। मैंने तेरी बड़ी ननद के लिए एक रिश्ता देखा है। कल लड़के वाले मिलने के लिए आना चाहते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप बुला लीजिए आंटी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ठीक है, फिर मैं कल सुबह उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी। तुम उनसे अच्छे से बात कर लेना। अगर मेरी किसी भी ननंद की शादी की बात बन गई तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे, इसमें एहसान वाली क्या बात है? तू भी मेरी बेटी की तरह है। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाने को देर हो रही है। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुसुम मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। शाम को उसका पति अजय बाहर से घर आता है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिसकी खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही है? आपकी चारों बहनों में से किसी न किसी का कल रिश्ता पक्का हो जाएगा। आज निर्मला आंटी आई थी घर, कल वो लड़के वालों को लेकर हमारे घर आ रही हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आंटी जी हमेशा किसी न किसी को लेकर आती है, और वो भी एक से बढ़कर एक लेकर आती है। लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, तुम्हारी ननंदों को देखने के बाद सब मना कर देते हैं। इतनी काली जो है, रंग देखा है उनका कितना काला है। कोई नजर भर के भी देख लेना तो शादी करना तो दूर की बात है, उनके हाथ का पानी तक ना पिए। आप अपनी बहनों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये चारों आपकी सगी बहन है, कोई सौतेली नहीं है जो आप इनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूं मैं? चारों को देखा तुमने? बुढ़ी होने को आ गई, रंग काला है जिसके कारण शादी नहीं हो रही इनकी। और मेरे माँ पापा इनकी शादी की चिंता में खुद चल बसे, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई। और तुम्हारी शादी मुझसे हुई, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन ज्यादा समय इनके साथ रहती हो। अरे इन्होंने तो मुझे हर जगह से दुखी कर रखा है। आप ये मत भूलिए कि माँ बाप के जाने के बाद बड़े भाई का साया ही सब कुछ होता है। अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो इनकी हिम्मत और विश्वास और कमजोर हो जाएगा। भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई है, इनकी भी बनाई होगी। अरे भगवान ही जाने कहाँ बनी है ऐसी जोड़ी और कब मिलेगी। मैं वैसे भी कल तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ कुछ काम है इसलिए आना पड़ गया। थोड़ी देर में ना निकलना है मुझे। अजय इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अपने भाई और भाभी की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी कुसुम की चारों नंद सुन रही होती है। दीदी, लगता है हमने भाई और भाभी को बहुत परेशान कर दिया है। दोनों हमेशा हमारी वजह से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तू सही कह रही है छोटी, सभी परेशानी की वजह बन गए हैं हम लोग। हमारा काला रंग हमारी किस्मत पर वो ग्रहण है जो हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। लेकिन दीदी, इन सब में हमारी क्या गलती? भैया हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? भैया हमसे नफरत नहीं करते, भैया हमसे परेशान हो गए हैं बस, क्योंकि हमारी शादी ना होने पर उन्हें बाहर से बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। कुसुम की चारों नंदे रूप रंग में काली थी, जिसके चलते उनकी शादी की बात कहीं नहीं बन रही थी। जहां एक तरफ उसकी चारों नंद रूप रंग में काली थी, वहीं दूसरी तरफ कुसुम उतनी ही रूप रंग में सुंदर और गोरी थी, जिसके कारण लोग उसे चार काली नंदों की एक गोरी भाभी का भी ताना मारते थे। अगले दिन निर्मला लड़के वालों को लेकर कुसुम के घर आती है। उसकी चारों नंदे चाय पानी लेकर उनके सामने आती है। कुसुम, लड़के वाले तुम्हारी बड़ी ननद निधि के साथ शादी करने को तैयार है और उनको दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस घर के। तुम्हें ये घर अपनी बड़ी ननद के नाम करना होगा। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं निधि को ये घर कैसे दे सकती हूँ? क्यों नहीं दे सकती हो? इस बात पर मैंने तुम्हारी इस ननद का रिश्ता करवाया है। आंटी जी, आपको ये बात मुझे कल ही बता देनी चाहिए थी। अगर आपने मुझे ये बात कल बता दी होती तो मैं लड़के वालों को कभी घर नहीं बुलाती।
अगर एक घर देकर तुम्हारी ननद की शादी हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐतराज करना चाहिए, वरना मैं ये समझ लूंगी कि तुम सिर्फ अपनी नंदों की भलाई का नाटक कर रही हो बस। आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं आंटी जी, लेकिन मैं अपनी एक ननद का घर बसने के लिए तीनों के सर से छत नहीं छीन सकती हूँ। मुझे इनके बारे में भी सोचना है। अगर मैंने ये घर निधि के नाम पर कर दिया तो मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? तुम्हें घर भी अच्छा चाहिए, दहेज भी नहीं देना है, तो अपनी चारों नंदों को अपने ही घर में बिठा कर रखो। मैं चलती हूँ। निर्मला लड़के वालों को लेकर वहां से चली जाती है और एक बार फिर कुसुम की ननद का रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ कुसुम की भी हिम्मत टूट रही थी। अपनी चारों नंदों की शादी की चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन वो चुपचाप हॉल में सोफे पर बैठी होती है, तभी अजय वहां आता है। क्या हुआ, दुखी हो? शादी नहीं हुई क्या इनकी? तुम तो कह रही थी हो जाएगी, मतलब फिर से रिश्ता टूट गया इनका? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं किसी और का रिश्ता करवा रही हूँ, कि रिश्ता कर भी लूंगी और आपको बताऊंगी भी नहीं। मैंने ऐसा कब बोला? बोलने का मतलब आपका यही है, मैं जानती हूँ, तभी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आप मेरी छोड़िए, अपना बताइए, आज किस काम से आए हैं आप? आज भी काम से आया हूँ, लेकिन अपने नहीं, तुम्हारे। आपकी माँ का फोन आया था मेरे पास, आपके चाचा की लड़की की शादी है, उसी में जाने के लिए। अरे हाँ, उसकी शादी तो परसों है। मैं तो अपनी नंदों की शादी के चक्कर में बहन की शादी ही भूल गई। तभी तो मैं इतना कहता रहता हूँ, उनके लिए इतना मत सोचो, उनकी शादी जब होनी होगी हो जाएगी। अभी तुम जाके तैयार हो जाओ, हमें मार्केट भी जाना है, तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं उससे जो भी बोलती थी वो सब करती थी, कभी मुझे जवाब भी नहीं देती थी। उसके लिए कुछ गिफ्ट देख लेंगे। ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कुसुम अपने पति के साथ मार्केट के लिए निकल जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती है और अपने मायके जाने की पैकिंग करने लगती है कि तभी उसकी ननद कीर्ति और निधि और पायल वहां आ जाते हैं। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मैं नहीं, तुम सब भी जा रही हो मेरे साथ। मैं नहीं रहूंगी तो तुम लोग क्या करोगी यहाँ? और घर की शादी में नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? लेकिन भाभी, अगर हम आपके साथ गए तो भैया फिर आप पर गुस्सा करेंगे। हाँ भाभी, दीदी सही बोल रही है। आप हमारी चिंता ना करें, आराम से जाएं। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम अकेले रह लेंगे। वैसे भी हमारी वजह से आपको भैया से बहुत सुनना पड़ता है। हमारी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ रही है। तुम लोग इतना मत सोचो, मैं सब देख लूंगी। तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बस तैयार हो जाओ सब। कुसुम की बात सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती है। अगले दिन कुसुम सभी को लेकर अपनी बहन की शादी में चली जाती है, जहां बहुत सारे मेहमान आते हैं। तभी निर्मला की नजर कुसुम पर जाती है, जो कि अपनी चारों नंदों के साथ खड़ी होती है। क्या हुआ बहू, अभी तक तुम अपनी चारों नंदों में से एक की भी शादी नहीं करवा पाई ना? उस दिन बोला तो बहुत जोश में था, सबकी जोड़ियां बनी है, मिल जाएंगी जल्दी ही। अभी तक नहीं मिली क्या? आंटी जी, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। उस दिन तूने मेरी जितनी बेइज्जती करी है, उसके बाद मैं खुद तेरे पास नहीं रुकना चाहती हूँ। तुझे बस मैं ये बताने आई हूँ कि तेरे चारों काली नंदों की शादी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी अपने लिए अच्छी और सुंदर लड़कियां देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अपने दूर के चारों भाई के साथ करवा दे अपनी चारों नंदों की शादी। अच्छे परिवार में चली जाएगी तेरी नंदे। निर्मला की बातों का कुसुम के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन तभी उसके चारों भाई वहां आ जाते हैं और उसकी ननद के साथ शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उनका जवाब सुनते ही कुसुम खुश हो जाती है और निर्मला का मुंह बंद हो जाता है और आखिर में वो अपनी चारों नंदों की शादी करवाने में कामयाब हो जाती है। सर्दियों की रात सोनाली और उसकी सास मंजुला एक ही बिस्तर पर एक ही रजाई ओढ़कर सो रहे थे। तभी अचानक सोनाली नींद में अपनी सास को लात मारती है और उसकी सास बिस्तर से जमीन पर गिर पड़ती है। तो वो अपनी कमर को सहलाते हुए कहती है, अरे ओ नासपीटी, ये मेरी कमर है, तेरे बाप का स्कूटर नहीं जो इतनी जोर से लात मार रही है। हाँ, क्या हो गया सासू माँ?
सर्दी की रात में मुझे बिस्तर से गिराकर कहती है क्या हो गया, उठ करमजली। तभी सोनाली बिस्तर से उठती है और आंखें मसल कर देखती है तो मंजुला जमीन पर बैठी हुई थी। तभी वो कहती है, सासू माँ, आपको सास बहू का एक बिस्तर रास नहीं आ रहा क्या? आपके कारण तो मैंने कमरे की लाइट भी बंद नहीं की, फिर भी आप जमीन पर क्या कर रही हो? हवन कर रही हूँ, आजा तू भी आहुति दे दे। आए मेरी कमर, बहू तो सोते हुए कितने हाथ पैर चलाती है। अच्छा, मुझे नहीं पता सासू माँ, क्योंकि मैं तो नींद में होती हूँ ना। हाँ हाँ, वो तो पता चल गया आज मुझे, और ये भी पता चल गया कि मेरा बेटा क्यों सुबह उठते ही अपनी गर्दन तो कभी अपनी कमर को पकड़े बाहर आता था। हाँ तो आप सोफे पर सो जाइए ना, आपको भी तो मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने की खुजली है। चुप कर। अरे अगर मेरे कमरे का रेनोवेशन का काम नहीं चल रहा होता ना तो मैं तेरे साथ एक बिस्तर पर कभी ना सोती। अरे अब उठा भी ले मुझे, हाय कितना ठंडा फर्श है। तभी सोनाली अपनी सास को उठाती है और दोनों रजाई ओढ़े फिर से सो जाती है। इस बार सोनाली अपनी सास से थोड़ा दूर हटकर सोती है। कुछ देर बाद दोनों रजाई को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और पूरी रात सास बहू एक ही बिस्तर पर रजाई की खींचातानी करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सास बहू का एक ही बिस्तर हो गया? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। मंजुला के एक लौते बेटे रवीश की शादी सोनाली से हो जाती है। शादी के बाद सोनाली अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक रोज मंजुला का बेटा रवीश ऑफिस से जल्दी घर आता है और अपनी माँ और पत्नी सोनाली को आवाज लगाते हुए कहता है, माँ, सोनाली कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आओ। अरे रवीश बेटा, तू आ गया? नहीं नहीं सासू माँ, ये कहाँ आए हैं? सामने तो इनका भूत खड़ा है, मतलब दिख रहा है, फिर भी ऐसे सवाल करती हो। जब मुँह खोलती है बेकार की बातें ही बोलती है। हाँ हाँ, जैसे आपके मुँह से तो फूल झड़ते हैं। अरे आप दोनों की बहस बंद करो और मेरी सुनो। क्या बहस? कितनी कॉमेडी करते हो आप लोग। अच्छा सुनो माँ और सोनाली, मेरा प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर दोनों चिल्लाने लगती हैं। तभी सोनाली कहती है, यानी अब तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तू अब ऊंची पोस्ट पर आ जाएगा। अब मैं ज्यादा शॉपिंग कर सकूंगी और मैं मोहल्ले की औरतों से ऐठ कर बातें कर पाऊंगी। हे माता रानी, मजे आ गए। आप दोनों ना बिल्कुल ही नौटंकी हो। अच्छा सुनो, प्रमोशन के चलते ना मुझे कंपनी की तरफ से 2 BHK फ्लैट भी मिला है, तो हमें वहाँ शिफ्ट होना होगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये घर हम किराए पर दे देंगे। क्यों बहू? हाँ हाँ बिल्कुल सासू माँ। अरे इस खुशखबरी पर तो मिठाई बनती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं लाया हूँ मिठाई। इतना कहकर रवीश मिठाई का डब्बा निकालता है और दोनों सास बहू का मुंह मीठा करवाता है। तीनों नए फ्लैट में जाने के लिए बहुत खुश थे। सोनाली ने तो पैकिंग भी शुरू कर दी थी। तो ठीक एक हफ्ते बाद रवीश अपने परिवार के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए आता है। अपनी उत्सुकता के चक्कर में सोनाली घर के अंदर जा ही रही थी। तभी मंजुला उसे पीछे खींचते हुए कहती है, अरे ओ बावली, ज्यादा मचल मत, पहले मुझे शगुन तो कर लेने दे। शगुन? कैसा शगुन? पहले सीधा पैर ही अंदर रखना है ना, मुझे पता है। सोनाली, माँ नारियल तोड़ने की बात कर रही हैं। ओ, घर मंदिर के समान होता है, इसलिए नारियल तोड़कर हम घर में प्रवेश करेंगे। समझ गई। सासू माँ, कीजिए कीजिए शगुन। तभी मंजुला नारियल लेती है और जोर से घर की चौखट पर तोड़ती है। तभी नारियल का एक हिस्सा उछलकर सोनाली के सर पर लगता है और उसका सर चकरा जाता है। और तभी वो कहती है, सासू माँ, आपके शगुन के चक्कर में मेरा सर तो चकराने लगा। तभी रवीश उसे संभालता है और तीनों अंदर जाते हैं। नए घर में सब सही चल रहा था कि एक रोज मंजुला अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी नजर कमरे की दीवारों पर जाती है, जो सीलन के कारण खराब दिख रही थी। ये बात वो रवीश को बताती है, तो वो उसे ठीक करवाने की बात कहता है। कुछ दिनों बाद खाने के समय रवीश दोनों से कहता है, माँ वो ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब काम है तो जाना ही पड़ेगा। और हाँ, वो कमरे की सीलन वाली बात कही थी ना आपने, तो मजदूर कल या परसों आ जाएंगे। कमरे से जरूरी सामान हटा लेना, क्योंकि पूरे कमरे पर POP भी होगी। अरे तो फिर मैं सोऊंगी कहाँ? 2 कमरे का तो ये फ्लैट है, हॉल या किचन में सो जाना सासू माँ, इतना क्या सोचना। नास पिटी, इस सर्दी के मौसम में तुझे सुलाऊं मैं रसोई में? ओहो, अब मैं तो जा रहा हूँ, तो आप सोनाली के साथ सो जाना। यानी सास बहू एक बिस्तर पर? हाँ तो क्या हुआ। ओहो, बातों बातों में खाना भी ठंडा हो गया। रवीश खाने पर अपना ध्यान लगाता है तो सास बहू एक दूसरे को घूरने लगती हैं।
2 दिन बाद रवीश दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है। तो वहीं शाम के समय मजदूर भी आकर मंजुला के कमरे में काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर तो मंजुला हॉल में काट लेती है, लेकिन खाना खाने के बाद उसे सोने के लिए अपनी बहू के कमरे में जाना पड़ता है, जहां सोनाली पहले से ही रजाई ओढ़कर बेड के एक साइड बैठी थी। देख बहू, आज मैं भी तेरे बिस्तर पर सोने वाली हूँ, तो एक बात बता, तू खराटे तो नहीं लेती ना? सासू माँ, ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। ठीक है, सो जा अब। पहले लाइट तो बंद कर दो। क्यों? लाइट बंद नहीं होगी, मुझे बत्ती जलाकर सोने की आदत है। तभी मैं कहूँ कि बिजली का बिल सर्दी में भी ज्यादा क्यों आता है? क्यों सासू माँ, आपको अंधेरे से डर लगता है? चुप कर और सो जा। दोनों एक ही बिस्तर पर आराम से सो जाती हैं। कुछ देर बाद मंजुला के खर्राटे की आवाज से सोनाली की नींद खुलती है और वो उठकर कहती है, दैया, ये इंसान है या जानवर? इनके खराटों से तो मेरे कान रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तभी वो अपने कानों को तकिए से ढककर सोने की कोशिश करती है और फिर नींद में अपनी सांस को जोर की लात मारती है। वो रात तो जैसे तैसे कट जाती है और सुबह मजदूरों के आने पर उन्हें चाय देते हुए सोनाली कहती है, भाई साहब, और कितना समय लगेगा कमरे का काम होने में? जी अभी तो काम शुरू हुआ है, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही। यानी 3 दिन और सासू माँ के खराटे सुनने पड़ेंगे? तभी पीछे से मंजुला आकर कहती है, हाँ, अरे नास पीटी, मेरा तो सोच, मैं कैसे 3 दिन तक तेरी लातें बर्दाश्त करूँगी? आपकी बातें खत्म हो गई हो तो हम काम शुरू कर दें? नहीं, थोड़ी देर और हमारा मुँह ताक करो, जल्दी काम खत्म करो। इतना कहकर मंजुला पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है तो रात को खाना खाने के बाद फिर सास बहू एक ही बिस्तर पर आ जाते हैं। तो मंजुला अपनी बहू को घूरने लगती है तो सोनाली डरते हुए कहती है, डरा क्यों रही हो सासू माँ? एक काम करते हैं ना, आप इस तरफ मुँह करके सो जाओ, मैं आपके पैर की तरफ मुँह करके सो जाती हूँ, फिर तो ठीक रहेगा ना? बिल्कुल नहीं, फिर तो तू मेरी कमर की जगह मेरे मुंह पर लात मारेगी। चुपचाप खुद को समेट कर सो जा, और आज मुझे लात पड़ी तो मैं सुबह तेरा भरता बना दूंगी। इतना कहकर वो चुपचाप सो जाती है। दोनों आराम से सो रहे थे कि आधी रात को सोनाली के पैर की जगह हाथ चलते हैं और वो सोते हुए अपनी सास के गाल पर एक चाटा रखती है और उसके कुछ देर बाद वो जोर से लात मारती है और मंजुला फिर बिस्तर से नीचे जाकर गिरती है। तभी वो एक हाथ गाल और एक हाथ कमर पर रखकर कहती है, अब जिंदगी में कभी सास बहू का एक बिस्तर ना हो। हाय दैया। ठीक है सासू माँ। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके लौटी सानिया अमेरिका स्टाइल में ही सबको गले मिलकर हेलो किया करती थी। ये उसकी आदत बन गई थी। जब भी वो किसी से पहली बार मिलती या बहुत दिनों बाद मिलती तो सीधे उसे गले लगाकर ग्रीट करती। एक रोज जब वो अपनी माँ के साथ बाजार से लौट रही थी तो उसकी नजर सामने से आ रहे उसके एक पुराने फ्रेंड पर जाती है और वो झट से थैला जमीन पर पटक कर उस लड़के को जोर की झप्पी देकर कहती है, ओ संकेत, सो गुड टू सी यू। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, ठीक तो हो ना? अब तक तो ठीक था, तुम्हारे गले लगाते ही कपकपी सी होने लगी। ओहो, तुम भी ना। फ्रेंड्स के बीच में ऐसे गले मिलना तो चलता है। वैसे काफी हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, वैसे तुम भी अमेरिका जाकर बड़ी कूल हो गई हो और इतने समय बाद मुझे देखते ही सीधा झप्पी दे दी। और क्या, मैं तो सबसे ऐसे ही मिलती हूँ, झप्पी देकर। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से उसके सर पर चट से एक थप्पड़ आता है और उसकी माँ विनीता कहती है, अरे यो नालायक, क्या आते जाते किसी के भी गले पड़ जाती है, कोई लाज शर्म है कि नहीं? ओहो माँ, वो मेरा दोस्त है, कोई अनजान नहीं। आप भी ना खामखा मुझे सुनाने लग जाती हो। अरे दोस्त भी है तो दूर से हाय हेलो नहीं किया जाता क्या तुझसे? सीधे जाकर गले लग जाती है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे माँ, अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, बताओ? क्या बकवास छाप रही है? छोड़िए ना आंटी, नमस्ते। मैं इसके साथ ट्यूशन जाया करता था। अच्छा, कहीं तुम्हारा नाम संकेत तो नहीं? जी आंटी। अच्छा, हाँ तो बेटा कभी घर आओ ना, आराम से बैठकर दोनों बातें करना, वरना ये मूर्ख तो सबको बीच सड़क पर ही गले लगाती फिरेगी। माँ आप चुप रहो। संकेत, मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तभी दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और सानिया एक बार फिर उसे जोर से झप्पी देकर अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और संकेत अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं खड़ा रह जाता है।
और खुद से कहता है, यार दिल में अचानक घंटी सी क्यों बजने लगी? इसकी झप्पी ने तो दिल के तार झंझना दिए। उफ। समय बीतता है और दोनों की ऑनलाइन बातें होनी शुरू होती है। बातें मुलाकातों में बदलती है और जब भी सानिया संकेत से मिलती तो उसके गले लग जाया करती। धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में बदलती है और दोनों अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में बता देते हैं। और संकेत अपनी माँ को लेकर सानिया के घर आता है। तभी संकेत की माँ को देखते ही वो फट से उसे गले लगा लेती है। तभी वैजंती उसे दूर करते हुए कहती है, अरे ऐसे गले क्यों पड़ रही है? गले पड़ नहीं रही बल्कि गले मिल रही हूँ वेस्टर्न स्टाइल में। वो बहन जी, ये सबसे ऐसे ही मिलती है। कहते हैं ना, गले लगाने से प्यार बढ़ता है, तो बस आपको प्यार से झप्पी दे रही है। क्यों, आपकी बेटी संजय दत्त की फैन है क्या? ऐसे पहली मुलाकात में कौन गले मिलता है? माँ, सानिया जानती है ना कि आप उसकी होने वाली सासू माँ हो, इसीलिए उसने ऐसा किया। अभी छोड़ो ना, जादू की झप्पी समझकर भूल जाओ। वैसे ये गले पड़ने, मेरा मतलब गले लगने के अलावा और क्या क्या आता है आपकी बेटी को? बहुत कुछ, जैसे सेल्फी लेना, लोगों से बात करना, घंटों फोन चलाना, ये सब काम मैं करती हूँ। बाकी मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। और देखना है आपको तो घर आने के बाद आपको और आपके बेटे को भी संभाल लूंगी। देखा बहन जी, कितनी प्यारी है मेरी सानिया। तो बताइए, आपकी क्या राय है? अभी सबकी हाँ है तो मुझे कैसा एतराज हो सकता है? मैं इसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। सच्ची सासू माँ, अब तो एक झप्पी बनती है। इतना कहकर वो दोबारा वैजंती को खुशी से गले लगा लेती है। कुछ समय बाद एक अच्छे से मुहूर्त पर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। ससुराल में उसकी मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी पड़ोसने घर आती है। तो आदत से मजबूर सानिया सभी पड़ोसनों को प्यार भरी झप्पियां देती है। तभी वैजंती सानिया को पड़ोसनों से दूर करती हुई कहती है, अरे नास बेटी, ठहर जा। ये सब तेरी मुंह दिखाई के लिए आई हैं, गले मिलाई के लिए नहीं, जो सबको जा जाकर झप्पियां बांट रही है। चुपचाप बैठ सोफे पर। क्या बात है वैजंती, तेरी बहू तो बड़ी मिलनसार है, सबको गले लगा रही है। वही तो, सबकी बहुएं तो पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और तेरी बहू है कि गले लगा रही है हमें। बातें चल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी के नॉक की आवाज आती है। तो सभी मुड़कर देखते हैं तो उनके पड़ोस में रहने वाली कविता का पति राजन हाथ में शगुन का लिफाफा लिए वहां आकर कहता है, नमस्ते आंटी जी। वो कविता को कहीं जल्दी जाना पड़ा तो उसने मुझे कहा कि मैं शगुन का लिफाफा देते आऊँ, तो ये लो, आपकी बहू की शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर राजन जैसे ही सानिया के हाथ में लिफाफा पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाता है, सानिया उसे भी एक झप्पी देकर कहती है, थैंक यू सो मच। मेरे ससुराल के पड़ोसी इतने अच्छे होंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। हाय दैया, पता तो हमें भी नहीं था वैजंती कि तुझे ऐसे गले पड़ने वाली बहू मिली है। बताओ, जो आता है उसे झप्पी देने लगती है। अरे अच्छा है कि झप्पी दी, पप्पी नहीं। आंटी जी मैं चलता हूँ। अरे अब खाना खाकर सभी के साथ जाइएगा ना। नहीं नहीं, अभी जो हुआ उसके बाद तो ऐसा लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कविता को पता चला तो मेरी खैर नहीं, मैं चलता हूँ। राजन के साथ ही सारी पड़ोसने भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वैजंती गुस्से में सानिया से कहती है, हे भगवान, अरे ओ, तुझ में अक्ल वक्ल है कि नहीं? सबके सामने उस आदमी को गले लगा बैठी। सासू माँ, मेरी मुंह दिखाई में आई सभी पड़ोसनों को मैंने झप्पी दी। कविता जी के पति ने भी जब मुझे बधाई दी, उन्हें मैं झप्पी नहीं देती तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे ओ ना समझ, अपनी ये झप्पी करने की आदत छोड़ दे, वरना तू मेरी जगह साई करवाएगी। अरे ऐसे कैसे किसी के भी गले लगना कोई अच्छी बात होती है क्या? ओहो सासू माँ, मैं सबसे ऐसे ही मिलती हूँ और अमेरिका में तो ये सब चलता है, लोग ऐसे ही ग्रीट करते हैं। मैं चली कमरे में। सानिया अपनी सास की बात को समझने की कोशिश तक नहीं करती। समय बीतता है। एक रोज वैजंती के देर से उठने के कारण सानिया दूध का पतीला लिए दूध लेने जाती है। तो दूध वाला गमछे से अपना पसीना पोंछ रहा होता है, तो उसे लगता है कि वो रोते हुए अपने आंसू पोंछ रहा है। तभी वो दूध वाले को झप्पी देकर कहती है, अरे भैया, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। अरे भाभी जी, अब तो ठीक हो ही रहा है, थोड़ी देर और गले लगाए रखिएगा तो सब और भी ठीक हो जाएगा। तभी संकेत जॉगिंग करके वहाँ आता है और ये नजारा देखकर फट से सानिया को उससे दूर करते हुए कहता है, तुम क्यों आई दूध लेने? माँ कहाँ है? वो तो सो रही है, तो मैं ही आ गई। फिर मैंने देखा भैया अपने आंसू पोंछ रहे थे, तो मैंने इन्हें झप्पी दे दी। अरे भाभी जी, आंसू नहीं, पसीना पोंछ रहे थे।
वैसे कल भी आप ही दूध लेने आएंगी ना? नहीं, मैं आऊंगा। अभी निकल यहाँ से और तुम अंदर चलो। तभी संकेत सानिया को अंदर ले जाता है और वैजंती भी उठ चुकी होती है, तो संकेत उसे सारी बात बताता है। तभी वैजंती सर पर हाथ रखकर कहती है, इसको तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे बहू, ये तेरा अमेरिका नहीं है, यहाँ हर किसी के गले लगना ठीक नहीं, दूर से राम राम करना ठीक है। हाँ सानिया, तुम लोगों को अच्छी नीयत से गले लगाती हो, लेकिन हर किसी की नीयत तुम्हारी तरह साफ नहीं होती, इसीलिए हर किसी को झप्पी मत दिया करो। गले ही लगाना है तो मुझे लगाओ, माँ को लगाओ। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। माँ भी इसी बात के लिए कितना टोकती थी। सासू माँ, अब मैं सिर्फ अपने करीबियों से ही ऐसे प्यार से झप्पी पाकर मिलूंगी, गैरों से नहीं। शुक्र है, इसे समझ तो आई। तभी सानिया जोर से अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है और संकेत हंसते हुए अपना सर पकड़ लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।